नमस्कार, स्टडी 29 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का छठा अध्याय है मानव संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। यानी अगर लोग स्वस्थ हों, शिक्षित और अभिप्रेरित हों तो अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जिस प्रकार दूसरे संसाधन पूरे विश्व में एक समान रूप से वितरित नहीं है, उसी प्रकार मानव संसाधन भी सब जगह समान नहीं है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। अर्थात भारत सरकार ने एक मंत्रालय का निर्माण किया जिसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया है और इसका कार्य लोगों के कौशल को बढ़ाना है। अब देखते हैं जनसंख्या वितरण क्या है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। यानी पृथ्वी के जिस धरातल पर लोगों की संख्या जितनी होगी वो उसका जनसंख्या वितरण कहलाएगा। विश्व में लगभग 90% से अधिक लोग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। यानी पूरी पृथ्वी का जो भूपृष्ठीय भाग है उसका सिर्फ 30% भाग पर ही लोग रहते हैं। कितने लोग? 90% लोग सिर्फ 30% जगह पर रहते हैं। दक्षिण और पूर्वी एशिया के जो भाग है, दक्षिण भाग और दक्षिण पूर्वी भाग, उसके अलावा यूरोप, उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कम रहने का कारण वहाँ पर ज़्यादातर समय बर्फ़ का जमा रहना है। उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में लोगों के जीने के लिए वहाँ पर तो जलवायु नहीं होती है। उसी प्रकार उन उच्च पर्वतों और विषुवतीय वन क्षेत्र भी घने होते हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा है, इसके इस भाग में, उत्तरी भाग में, ये उत्तरी भाग है, इसमें ज़्यादा लोग निवास करते हैं। इस भाग में, दक्षिण भाग में बहुत कम लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कुल जनसंख्या का 3/4 भाग है वो सिर्फ 2 महाद्वीपों में ही रहते हैं। और 2 महाद्वीप कौन से हैं? एशिया व अफ्रीका महाद्वीप। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। अब है जनसंख्या का घनत्व है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठीय भाग पर एक इकाई क्षेत्र, अब एक इकाई क्षेत्र वर्ग किलोमीटर हो सकता है, वर्ग मील हो सकता है, उसमें जितने लोगों की संख्या रहेगी वो उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो उसको जनसंख्या का घनत्व माना जाता है। संपूर्ण विश्व का औसतन जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का तो जनसंख्या घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत का है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अब ये जो जनसंख्या घनत्व है यानी जनसंख्या वितरण है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? उस जगह की स्थलाकृति है। तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। पर्वतों और पठारों में खेती, विनिर्माण आदि आसानी से नहीं किए जा सकते, लेकिन मैदानी भागों में हम आसानी से खेती है, निर्माण है, सेवा क्रियाओं को कर सकते हैं।
गंगा के मैदान विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि इंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं, यानी बहुत कम लोग यहाँ निवास करते हैं। दूसरा कारण है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यंत गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलवायु लोगों के रहने के अनुकूल नहीं है। या तो यहाँ पर ज़्यादा गर्म जलवायु या ज़्यादा ठंडी है। अगला है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। यानी नदियों का जो मैदानी भाग होता है, नदियों का मैदानी भाग है, वहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है और उसके कारण वहाँ लोगों का निवास ज़्यादा होता है। अगला है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय है, यानी पीने योग्य जल, अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता हो। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। मरुस्थलों में बहुत कम लोग रहते हैं। अगला है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए होते हैं। खनिज निक्षेप यानी खनिज भंडार वाले जो भी क्षेत्र है, वहाँ पर बसावट ज़्यादा होती है लोग। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब आगे देखते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। लोगों के घने जनसंख्या वितरण में इनका क्या योगदान है। आर्थिक कारण। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दोनों घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारण। धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारण। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे होते हैं, उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन। अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है और उसके क्या कारण होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। अब हम देखते हैं जन्म दर, अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। जन्म दर किसे कहेंगे? 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, जीवित बच्चों ने जन्म लिया, वो जन्म दर होगी। और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, यानी प्रत्येक 1000 लोगों पर कितने लोगों की मौत हो रही है उसको हम मृत्यु दर कहेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? जन्म और मृत्यु। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। यानी किसी देश की जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है और उसका कारण वहाँ पर जन्म और मृत्यु दर के जो अंतर हैं उसको अगर अपन आधार माने तो वो प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। जन्म और मृत्यु दर के अंतर के अलावा प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर जाते हैं, यानी किसी देश को छोड़कर जाने वाले लोग हैं वो उत्प्रवासी कहलाएंगे। अप्रवासी वे लोग जो किसी देश में आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहलाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ रही है। सूडान एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आई है। जनसंख्या में कमी आई है। अब जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जैसे बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि किसी देश की जनसंख्या की जो वितरण है वो उसके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, ऐसा उचित नहीं होता है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। यानी मानव जब संसाधन बनता है तो उसके गुणों को जानना जरूरी हो जाता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और
आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये इतने जो कारण है ये सब में अलग अलग होते हैं। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से हम वहाँ के कई सारी स्थितियों के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मानव संसाधन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।